हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे BSSC के लिए किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 3 को। इससे पहले हमने इसमें 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी वॉल्यूम 2 लगातार चल रहा है, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। आप ही लोग के लगातार डिमांड पे किरण और प्लेटफॉर्म दोनों का स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि वॉल्यूम 2 को स्टार्ट कर दिया जाए, तो वॉल्यूम 2 को स्टार्ट कर दिया गया है। और इस क्लास का PDF आपको प्रॉपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारा क्वेश्चंस और सारा आंसर सभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और क्वेश्चंस को ले लेंगे। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सेशन में हम सेट नंबर 3 को। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो ये मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मुर्शिद कुली खान जो है ये 1717 से लेकर 1727 तक जो है ये बंगाल का नवाब रहा था, और इसी के नेतृत्व में बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 2, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 जो है इस्पात संयंत्र को लगाया गया था। पहला लगाया गया था राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। और ये किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये ब्रिटेन की सहयोग से ये लगाया गया था जर्मनी की सहयोग से, राउरकेला। उसके बाद है दुर्गापुर जो है ये भी लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये ब्रिटेन की सहयोग से लगाया गया था और ये जर्मनी की सहयोग से लगाया गया था। उसके बाद है बोकारो जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था और ये लगाया गया था, ये ब्रिटेन की सहयोग से लगाया गया था। और चौथा है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये रशिया की सहायता से लगाया गया था 1956 में। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना की गई थी और 1959 से ये उत्पादन शुरू कर दिया था। तो ध्यान में रखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था और ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 3, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो ओलंपिक खेलों में पदक पाने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो ये है विजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विजेंद्र सिंह 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कोई भी मेडल जीता था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 4, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और गंगाई डॉल्फिन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ये जो है संगठन, ये इसको लुप्तप्राय जीव के अंदर शामिल किया है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 5, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र राज्य अधिनियम 1950 के द्वारा भारत के कितने भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रथम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के द्वारा कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। यह तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। 6, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में डैश की अवधि तक के कारावास और 15,000 रुपये की जुर्माने की दंडनीय है। तो कितनी अवधि के लिए कारावास है इसमें? तो 2 वर्ष के लिए। अगर दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो 2 वर्ष और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मोटर वाहन अधिनियम कब का? ये 2019 का है।
7 निम्नलिखित में कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ये है सिंधु नदी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है और बलूचिस्तान होते हुए अरब सागर में, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री है। और ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण भी करती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8 अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? अशोक के कंधार अभिलेख की खोज जो है ये की गई थी वर्ष 1858 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कंधार जो है ये द्विभाषीय शिलालेख है और इसकी खोज 1958 में की गई थी। यह यूनानी और आर्माइक भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध द्विभाषीय लेख है, जिसको अशोक ने कब लिखवाया था? 260 ईसा पूर्व में लिखवाया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसे अशोक का पहला ज्ञात शिलालेख भी माना जाता है। 9 इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? तो ये है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 10 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से किया गया था। 11 भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो BRO की स्थापना जो है ये कब की गई थी? मई 1960 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। BRO क्या करती है? इसके नाम में ही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत का जो भी बॉर्डर है वहाँ पे ये रोड का निर्माण करती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी माला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी श्रेणी में स्थित है। 13 निम्नलिखित में किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? तो हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया गया था। 14 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ये जी शंकर कुरूप थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी शंकर कुरूप क्या थे, कौन थे? तो ये मलयालम कवि थे, मलयालम भाषा में अपनी पत्रिका को प्रकाशित करते थे। उन्हीं को मिला था द बैम्बू फ्लूट के लिए 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो अधात्विक खनिज कौन होता है? जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, तो उसकी श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कुछ अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं जैसे कि अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सब जो है ये सब अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16 इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जो है ये स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। 17 प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नाउ 18 निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये होसांग शाह ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द
राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और होसांग शाह जो है ये 1406 से लेके 1435 मध्य भारत के मालवा सल्तनत के पहले औपचारिक रूप से नियुक्त सुल्तान था, होसांग शाह। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19 इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो बैग, थैला ये सब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जूट का उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जूट को सुनहरा रेशम या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और भारत के अंदर सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। 20 जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है भारतीय इतिहास के अंदर? तो ये कौन हो जाएंगे? ये ईसाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ईसाई को उन्होंने शामिल नहीं किया है अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। 21 महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत जो है ये साबरमती आश्रम से हुई थी। और साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ये यात्रा चली थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 मार्च को साबरमती से शुरू होती है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर ये लोग नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और गांधी जी अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ निकले थे और आगे चलकर लगभग इनके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए थे। 22 इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? तो यूनाइटेड नेशन की। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23 निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। 24 एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन जो है ये किसकी सुरक्षा के लिए है? तो ये है मानवाधिकार के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि ब्रिटेन में है। 25 इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्र में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की थी? तो 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कौन कार्यरत रहे थे? तो ये थे फ्रांसिस बुकान। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बुकान 1794 में भारत आए थे और 1815 में यहाँ से गए थे और इन्होंने बंगाल चिकित्सक सेवा में भी अपना योगदान दिया है। तो इसको याद रखेंगे। 26 भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने आयरलैंड की संविधान से लिया है और ये हमारे संविधान के भाग 4 में मेंशन्ड है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आर्टिकल पूछ ले, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP मेंशन है। 27 विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो वियतनाम में किया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 28 बैंगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो पर्पल रिवॉल्यूशन को किस और रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लैवेंडर क्रांति के तौर पे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे शुरू किया गया था? जम्मू और कश्मीर में किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देना था। लैवेंडर एक प्रकार का फसल होता है, उसी की खेती को बढ़ावा देना था। 29 निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
और ब्रह्म समाज के दो सबसे प्रमुख नेता कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये दोनों जो थे राजा राम मोहन राय के ही शिष्य थे। 30 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण क्या नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नौकरी की सुविधा न होने, कम वेतन, कम आय, सूखा, चिकित्सा की सुविधा का न होना और शैक्षिक सुविधा के कारण ग्रामीण लोगों में ग्रामीण से शहरी प्रवास की ओर जाने का कारण होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी कृषि के अलावा अन्य रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव, निरक्षरता, पूंजी की कमी, ये सब जो होता है ये सब गरीबी का कारण होता है। 31 भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष हैं। तो FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। और इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 2010 में किया गया था। FSDC का गठन वर्ष 2010 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 32 द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट इंडियन नोवेल ये किसकी पुस्तक है? तो ये है शशि थरूर की पुस्तक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33 भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसके अंदर दिया गया हमारे पास 2 कथन है। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथन सत्य है। और द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिणी भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। तो ये भी कथन सत्य है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्तर भारत के लिए तो नागर शैली है, दक्षिणी भारत के लिए तो द्रविड़ शैली है। लेकिन अगर पूछ ले कि बीच के भारत के लिए क्या है, मतलब ऐसा माना जाता है कि मंदिर के को 3 कैटेगरी में बांटते हैं मंदिर के वास्तुकला को। एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक है बेशर शैली, जो कि इन दोनों का मिश्रण होती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बेशर शैली भी मंदिर की वास्तुकला का ही एक शैली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। 34 भंसोत पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को डैश कहा जाता है। तो भंसोत पर्वत के उठे हुए ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो इसे उत्खंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 35 दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो दंती दुर्ग जो है इनका संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 735 से लेके 756 ईस्वी तक था। तो ये भी याद रखेंगे। 36 बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बागुरुम्बा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह असम का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर पूछ ले कि असम का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सत्रिया। सत्रिया जो है ये असम का क्लासिकल डांस है। और लोक नृत्य पूछ रहा तो लोक नृत्य हो जाएगा बागुरुम्बा। 37 प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जो है ये जनसंख्या घनत्व का माप देती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। पूछ ले कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है किस राज्य का है? तो वो है बिहार राज्य का 1106, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में 1106 लोग रहते हैं। 38 सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो देखते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये 16वीं कंपनी बन गई है जिसको किस चीज़ का दर्जा मिला है? तो महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 39 हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक डैश के शासक थे, डैश वंश के शासक थे। तो हर्षवर्धन का संबंध जो है ये किस वंश से है? तो ये पुष्यभूति वंश के थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हर्षवर्धन के समय में ही एक चीनी बौद्ध यात्री भी आता है, ह्वेन सांग।
तो ये भी याद रखेंगे। और वेन सांकी ही यात्रा का विवरण है CU की, ये वेन सांकी यात्रा का विवरण मिलता है इसमें। 40 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है ये कब हुआ था? 1906 में। कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 41 किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 से किसे शामिल किया गया है? उत्तम सिंह को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 42 गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गैस पाइपलाइन जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है गुजरात से हजीरा तक। और ये किस राज्य से गुजरेगी? तो ये मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में आप यहाँ से छाड़ सकते हैं कि गुजरात से लेकर जगदीशपुर तक जाना है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाना है। तो हम किसको पार करते हुए जाएंगे? तो हम मध्य प्रदेश को पार करते हुए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 43 पूंजी के नियमित मूल क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो अवमूल्यन कहा जाता है, यानी कि डिप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह एक परिसंपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन के दौरान आवंटित करने की प्रक्रिया है, ताकि उसके खर्चों को राजस्व सृजन के साथ संरेखित किया जा सके। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस कमी को मूल्यह्रास के रूप में भी माना जाता है। उपयोग, जैसे कि कोई भी चीज़ बनाने के अंदर पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को, जैसे कि कोई चीज़ बनाने के क्रम में टूट फूट वगैरह हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मूल्यह्रास के रूप में जोड़ते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 44 निम्नलिखित में कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल कौन सा इसमें? तो ये वल्लम कल्ली। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है? तो केरल में किया जाता है ओणम त्यौहार के 5वें दिन। ये भी ध्यान में रखेंगे कि ओणम त्यौहार के 5वें दिन केरल में इसका आयोजन किया जाता है। 45 यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का उपयोग करके उस कानून को रद्द कर सकती है जिसे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यह देश की संविधान के ढांचा को नुकसान पहुंचाएगा। उस तरह के किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 46 इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 47 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है अनुच्छेद वो है 155। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 148 से लेकर 151 तक किसकी चर्चा है? तो इसमें कैग की चर्चा है 148 से 151 तक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 143 में किसकी चर्चा है? 143 को आई लव यू आर्टिकल भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कोई भी सलाह लेना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, और ना सुप्रीम कोर्ट इसको देने के लिए बाध्य है और ना राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है ये, बस और कुछ नहीं, सिंपल से एक ट्रिक है। 48 निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था? काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था। तो ये कौन सा आंदोलन था? तो ये असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, और इसको वापस कब लिया गया था? तो 22 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो वहीं पे ये क्वेश्चन वही चीज़ कहना चाह रहा है कि काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था।
तो नकारात्मक ये चौरी चौरा की वजह से इसको कहा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। स्वदेशी आंदोलन ये कब का है, तो ये है 1905 का। जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। इसी के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। और खिलाफत आंदोलन का संबंध 1919 में है। ये क्यों हुआ था, अंग्रेज ने क्या किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने तुर्की में उन्होंने क्या किया था, तुर्की का विभाजन कर दिया था। तो यहीं पे भारत के साथ ये उन लोग का मतलब कहना था कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, तुर्की का विभाजन कर देते हैं और खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। 49 एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है जो कि एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीती है, तो यह है अन्नू रानी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगर पूछ ले कि कितना दूर भाला फेंकी है, 62.92 मीटर, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 50 कलाम मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। तो इनका संबंध जो है ये मोहिनी अट्टम से है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का डांस है, तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरला का शास्त्रीय डांस है। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसको ध्यान में रखेंगे। 51 निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणु और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संदर्भित करती है। तो यकृत यानी कि लीवर की सूजन से संबंधित कौन सा बीमारी है, तो वो है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस का संबंध जो है ये यकृत के सूजन से है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यही कह रहा था कि कौन सी बीमारी है जो यकृत से संबंधित है, तो ये हेपेटाइटिस। 52 संघ यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है। तो कौन सी विशेषता सही है, तो प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय समिति। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एकाइनोडर्मस में ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 निम्नलिखित में किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशी के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हमसे सिंपली ये पूछ रहा है कि मांसपेशियों के ऊतक को मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन निभाते हैं, तो ये हमारे प्रोटीन जो है ये प्रोटीन निभाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या है, तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इंस्टेंट एनर्जी जो हमें लेना होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। और वसा क्या है, तो वसा जो है ये हमें चोट लगने वगैरह से बचाता है। जैसे कि मोटे लोगों के शरीर पे जो चर्बी नहीं हो जाता है वो क्या है, वो वसा ही है, और उन्हें वो चोट से, ठंड से, इन सभी से बचाता है। और वो एक तरह का रिजर्व फैट भी है। जैसे आप बहुत देर तक भूखे रहेंगे और आप में ज़्यादा वसा है तो आपको भूख नहीं भी लगेगी, तो वसा को रिजर्व फैट कहा जाता है। 54 दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है। तो दिया गया समीकरण जो है ये किसका वर्णन करता है, तो स्थिति समय का। S = U2 + ½ AT², ये स्थिति समय का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। U क्या है यहाँ पे, तो प्रारंभिक वेग है, T समय है, और उसके बाद A क्या है, तो A त्वरण है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 55 मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। तो किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं मनुष्य ठंडे तापमान में, तो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, होमोग्लोबिन की बंधनशीलता को कम करके, और श्वास दर में वृद्धि करके हम ठंडे तापमान से बचे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 निम्नलिखित में कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा।
हाइड्रा जो है ये मुगलन के द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 57 एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो एक लेंस की शक्ति किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो ये हो जाएगा फोकस दूरी के। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेंस की शक्ति फोकस दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 58 गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, तो इस पर तो निर्भर ये करता है। दूसरा है वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, ये भी इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वा ऊंचाइयों के अंतर पर, तो इस पर भी करता है। लेकिन उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है उस पर जो है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 59 यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो भार 200 न्यूटन दिया हुआ है और जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो W बराबर mg होता है। तो यहाँ से हमें m क्या निकल के आएगा? तो W अपॉन जी, यानी कि 200/10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसको हम kg लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 60 डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है ये प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 20 होता है। 61 साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। तो साधारण स्थायी उत्तक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 62 यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है? p दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो m हम कैसे निकालते हैं? तो p बराबर होता है m गुने v। तो m बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन v। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 63 निम्नलिखित में कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होगा? तो इसमें सबसे न्यूनतम pH मान किसका होगा? तो ये है नींबू के रस का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसका pH मान जो है ये लगभग 2 के आसपास होता है। 64 परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें कौन सा तत्व है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो ये है 11 परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जो है ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 11 किसका है? तो ये सोडियम का है। 65 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाएगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्क निकालना है। तो कितना वर्क आएगा ये? तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? V गुने C। V हमारे पास 10 वोल्ट है और C 4 है, यानी कि 40 जूल हमारे पास वर्क किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 66 कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ये है N2 और सल्फर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 67 किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे भार कहा जाता है। जैसे W बराबर m इंटू जी होता है, तो ये उसका द्रव्यमान होता है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसे भार कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। W बराबर होता है भार। यहाँ पर W बराबर वर्क नहीं है, वेट है। 68 धरती की सतह पर मापने वाले एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर कितना हो जाएगा? इसका 1/6 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो कोई भी भार होता है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कट जाएगा, तो 6 दाएं के 10 यानी कि 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 69 निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो इनमें किसका संबंध जो है वो समान युग्म से है?
तो ये हो जाएगा आपका 13 और 31 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है इनका संबंध समान युग वाला समूह से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 13 किसका है, तो ये एल्यूमिनियम का है, और 31 जो है परमाणु संख्या ये किसका है, तो ये गैलियम का है। 70 पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 71 डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव जो है ये दिया गया था मोजले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वर्तमान में मोजले द्वारा निर्मित आवर्त सारणी ही सर्वमान्य है, तो हम लोग जो आवर्त सारणी का मतलब मानते हैं वो जो पीरियोडिक टेबल है वो मोजले के द्वारा ही दिया गया है। 72 वे आवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजी पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो 2 द्विबीजी पत्र जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 73 नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो मुख्य अनुवांशिक सामग्री जो है ये कहाँ पाई जाती है, नर में, तो ये पाया जाता है शुक्राणु में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 74 अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो उसमें 6 परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 75 कार्य करने की गति कहलाती है, तो कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम W से व्यक्त करते हैं, यानी कि शक्ति से व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आज का ये सेट हमारा यहीं पे समाप्त हुआ, सेट नंबर 3। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके इन 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये भी देखते चले कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ इसमें हाई जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होने की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 25-30 लाख फॉर्म भराया है, तो इसलिए आप लोग को तैयारी अच्छी रखनी है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ है वो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 50+ क्वेश्चंस, 50 मान लेते चलिए 50 क्वेश्चन से जिसके भी सही हुए हैं वो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो BSSC से रिलेटेड अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।